गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवम तुलसियान हियर। आप सब मुझे जानते हैं जैसे मैंने कल ही कहा था कि मैं अगला वीडियो जल्दी डालूंगा, कल या परसों में, तो आज वो टाइम आ गया। मैं आपको अगला चैप्टर का वीडियो डालने जा रहा हूँ जो आपको ये कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में है। आपने यहाँ पर पहले सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज़ है कि डेट्स। ये वॉर हुआ था आपको 1 सितंबर 1939 से 12 सितंबर 1945 तक। I repeat, 1 सितंबर 1939 से 12 सितंबर 1945 तक ये 6 साल चलने वाला ब्लडीएस्ट वॉर माना जाता है। एंड इट इज स्टिल नाउ द वॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होने वाले अगर कोई वॉर की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड था। ठीक, मैंने पहले कहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 हुए। क्यों? क्योंकि वर्साइल ट्रीटी कारण था। वर्साइल ट्रीटी आपने पढ़ा होगा। वर्साइल ट्रीटी मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताया था आपको, इसके बारे में पिछले वीडियो में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो उधर देख सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको सीधा फटाफट कॉजेज बता दूं जो आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए काम आएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। इन सब के लेकर काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैप्टर है महाभारत की तरह, इन्हें डिस्क्राइब करने लग जाए। लेकिन हमें यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ फोकस करके ही लिखना है, इसलिए जो लिखना है जैसे बताना है उसी पैटर्न में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लासेस में डिस्क्राइब की हैं जो पर्सनली पढ़ रहे हैं, जिनकी कॉलेज स्कूल्स में या ट्यूशन में मैंने पढ़ा है। लेकिन एक्स्ट्रा फॉर अदर मैं बहुत जल्दी मोटिवेशन प्रोग्राम से सेमिनार भी कंडक्ट करूँगा। होप सो यू विल सपोर्ट मी। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक के डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिसमें से ये भी होंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो इन सब के बारे में मैं अलग अलग एक एक टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इस बार कमेंट टर्न ऑन रहेगा, पुराने वाली तरह। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने का सबसे पहला कारण ही बना ह्यूमिलिएशन। आप किसी को हद से ज्यादा ह्यूमिलिएट कर देंगे तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो वो वॉर करेगा। सीधी सी बात है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में आपने पढ़ा होगा वॉर गेट, लैंड रेस्ट्रिक्शन, मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन और वॉर कंपनसेशन। फटाफट मैं इन चारों को बोल देता हूँ। वॉर गेट में यही था, जर्मनी वाज द सोल रिस्पांसिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि गलत था। सिर्फ जर्मनी के ऊपर ही ये इल्जाम डाला गया कि भाई तुम्हारी वजह से ये वॉर हुआ है, सो तुमको ये पे करना है, जो कि गलत था। एंड जर्मन हैड एंटी सेंटिमेंट टुवर्ड्स ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्यों? जर्मनी की राष्ट्रता के ऊपर, अखंडता के ऊपर ये आंच आने वाली बात थी। And German people didn't tolerate it about this situation. Land restriction. Germany had to give up its all the colonial power. Germany had to give up its Alsace and Lorraine. Germany had to give up Saar and Danzig. And again, Germany had to lose 13% of mainland of Germany, जो कि सबसे बड़े गुस्से और दुख की बात दोनों थी। इस कारण से जर्मनी को गुस्सा आना जायज था। प्लस मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन उससे बता था। आर्मी रिड्यूस अप टू 1 लाख, आर्मी का 1 लाख से ज़्यादा आर्मी रखने नहीं मिलेगा। प्लस आपको न्यू आर्म्स एंड एम्युनिशन बैन, प्लस न्यू रिक्रूटमेंट बैन, 6 वॉरशिप 4 टैंक्स, ये पुराना फंड है। और वॉर कंपनसेशन में 660 मिलियन पाउंड। ऑल्दो उस वक्त मैंने कहा भी था 2.5 लाख मार्क, जर्मन करेंसी 2.5 लाख मार्क बराबर आपको $1 होगी। ऐसे दुर्दशा में तो दुश्मन भी छोड़ दे, मगर ये ऐसे जालिम थे ना। आपने बात करी, अंग्रेज जो होते हैं ना निहायती कैपिटल सी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, और ये कम नहीं थे, इसीलिए इन लोगों को वैसा आदमी की जरूरत थी। नाउ जर्मन पीपल हैड अ फीलिंग ऑफ रिवेंज, कॉमन रिवेंज, कॉमन एनिमी। होल जर्मन पीपल थॉट फॉर वन क्वेश्चन दैट समवन मस्ट टेक आवर रिवेंज। ये रिवेंज का असली बाद में जिम्मेदार बना एडॉल्फ हिटलर, जिसके बारे में आगे बढ़ेंगे। Next, rise of communism of Stalin in USSR, enmity with USA and USSR. मैंने पहले भी कहा था कि रशिया में कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म की अपनी अलग कहानी है, मैं उसके बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगा। जिसने मुझे कहा था कमेंट्स में तो नहीं, लेकिन पर्सनल मैसेज में, तो मैं उसके बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगा अलग से। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता दूं कि यूएसएसआर में जब पहली बार रिवोल्ट हुआ, कार्ल मार्क्स वाज द लीडर, जिन्होंने कार्ल मार्क्स की तरह मार्क्सिस्ट पॉलिसी लाई। उसके बाद उसी चीज़ को वर्चुअल को रियलिटी कन्वर्ट किया व्लादिमीर लेनिन ने। उसके बाद ट्रोट्स्की के बाद सीधा अगर कहा जाए तो पावर में आया जोसेफ स्टालिन। स्टालिन केम इनटू द पावर विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी, क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से था। उसके पापा जो थे चर्च के फादर थे, क्रिश्चियन कंट्री गया हुआ पुराना एक्स क्रिश्चियन कंट्री, इसका सपोर्ट अलग से मिल गया। इन सब चीज़ को अगर घर में अगर मिलाया जाए तो ही वाज द अल्टीमेट कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप। पोलिट ब्यूरो का कमेटी का हेड बना और
बाकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से सपोर्ट लेकर जोसेफ स्टालिन rose into the power as the president of Russia और USSR Union of Soviet Socialist of Republics का हेड बना। लेकिन इतना ही नहीं, उससे दुश्मनी हो गया अमेरिका से और प्लस ब्रिटेन से। क्यों? जोसेफ स्टालिन पूर्ण रूप से कम्युनिस्टवादी, एकदम कम्युनिस्ट, इतना कट्टर कम्युनिस्ट कि वो डेमोक्रेसी को देखना नहीं चाहता था और कैपिटलिस्ट वालों को तो बिल्कुल नहीं। और अमेरिका दोनों था। America was democratic as well as capitalist. So USSR implied as the rivalry with USA. And यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिख दी है USSR, तो ये USSR नहीं ब्रिटेन होगा, सॉरी। ब्रिटेन के साथ एनिमी हो गया। क्यों? ब्रिटेन जो था ना और ये अमेरिका दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की पैदाइश सारे जो है अमेरिका में हो गए, क्योंकि जो रेड इंडियन रहा करते थे वो अमेरिका से हो गए साफ। अब अंग्रेजों ने अपनी औलाद वहाँ पर छोड़ी, तो जो ब्रिटिश की सोच वो अमेरिकन की सोच, जो अमेरिकन की सोच वो ब्रिटिश की सोच, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और इन दोनों से उलट था यूएसएसआर। इस कारण से दोनों को लगा कि भाई ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन के साइज में और एरिया के टर्म्स में यूएसएसआर कंपैरेटिवली बहुत बड़ा भी था। सीरियसली इट वाज बिगर। यूएसए और यूएसएसआर अगर दोनों मिला, यूएसए और ब्रिटेन के अगर एक्चुअल एरिया मिला दी जाए तो दोनों के हिसाब से यूएसएसआर किसी भी डे पर बड़ा होगा। ठीक, इस कारण से समझ भाई इसकी पावर को चेक करना जरूरी है, यानी कंट्रोल करना जरूरी है। इसीलिए कहा एनिमिटी क्रिएट कर दी कि भाई ये हमारा राइवल है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते और दोनों अपोजिट सोच वाले। अब यही इतना ही नहीं, फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म एंड मोनार्की इन यूरोप एंड द वर्ल्ड। आपको मालूम होगा मैंने कहा था कि यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई, कहीं मोनार्की आई, किंगशिप जहाँ थी वहाँ रह गई, लेकिन ये सब उलट पुलट हो गया। जर्मनी में आए आपको डेमोक्रेसी, but this democracy failed because the ministers or those people who were elected in German Reichstag, they were unable to solve the problem of Germany and they were unable to address people's will, and they proved to be utter round of failure. And not only this, communism also failed in USSR. Joseph Stalin came into the power as a communist leader, but he proved himself as being a dictator. Why? Because his economic planning policy, आपने शुरू से ये रटा होगा कि 1928 में इकोनॉमिक प्लानिंग आया। The economic planning was introduced in 1928, but it was miserably failed because of Joseph Stalin. Joseph Stalin के कारण से 4 लाख लोग भूखमरी के शिकार हुए, famine। यहाँ पे यानी देख रहे थे कम्युनिज्म फेल हो गई, डेमोक्रेसी जर्मनी में फेल हो गई, कम्युनिज्म आपको ऐसे फेल दिख रही थी, ऑस्ट्रिया हंगेरी मोनार्की खत्म हो ही गई। तो अब भाई करे क्या? दिखी रहेगी यहाँ पे पावर वैक्यूम है। तो रशिया ने तो अपना कम्युनिज्म का उपाय निकाल लिया, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया। अब बाकी क्या करें? तो बाकी जगह भी आपको पावर वैक्यूम होना शुरू हो गया। पावर वैक्यूम मतलब यहाँ पे पावर की एकदम कमी हो गई। एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक सेंट्रलाइज तरीके से जो कंट्री के लिए फोकस करे वो नहीं थी। तो ये आपको रीजन बना वर्ल्ड भर में डिक्टेटर्स वाली थॉट को। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पे आवश्यकता थी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का वर्सन मतलब ही आपको डिक्टेटर था। और यहाँ पे डिक्टेटर्स में राइज हो रहे थे धीरे धीरे। आपको बेनिटो मुसोलिनी सबसे पहला, एडोल्फ हिटलर जो सबसे चर्चित पूरे चैप्टर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है, आपको जनरल फ्रैंको फ्रांसिस्को या जापान का हिरोहितो, ये सब आगे नाम है। इन सब की अपनी लाइफ स्टोरीज है जो चल रही है। ये लोग धीरे धीरे अपना प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। क्यों? क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट जो थे वो फेल हो रहे थे। फेल नहीं होते तो इनका प्रोपेगेंडा नहीं फैलता। अब क्रैश ऑफ यूएस इकोनॉमी एंड हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। एक कहावत है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज कि चौबे जी गए दुबे जी बन गए, चौबे जी गए दुबे जी बन गए, लेकिन दुबे जी ने बन के 26 जी बन गए। कहने का मतलब ये, आप सोचे थे मैं 4 रुपये काम 2 रुपये में कर दूं, लेकिन 2 रुपये की सट्टा में होने की वजह 6 रुपये लग गया। अमेरिका ज़्यादा बुद्धिमान था, तो कभी कभी ज़्यादा बुद्धिमान आदमी को 3 जगह गोबर लगता है। आपको मतलब समझिए, अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में खूब हथियार बेचा, जितना मन किया उतना हथियार सबको बेचते रहा और सबसे इन एक्सचेंज गोल्ड लेते रहा। गोल्ड बिना पैसे हथियार नहीं देंगे भाई।
गोल्ड दो, क्योंकि गोल्ड जो है ओरिजिनल मनी है जिसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों वैल्यू बराबर होता है, बाकी में नहीं होता। ये बात आपको अभी मैं बताऊँ। अब यूएसए क्या किया, सारे तो गोल्ड ले लिया और सारे लोहे बेच दिए। इवन एक ऐसा समय है कि कोकोला कंपनी के जो चिप्पी होते हैं ना, जो ढक्कन लगाते बॉटल ओपनर उसके जो होते हैं, उसको भी हथियार बना के बेच दिया। इतनी लोहे की किल्लत हो गई थी, भाई हमारे यहाँ से लेना था। खैर उतना बेचने के बाद जब वॉर खत्म हो गया तो भाई वो सोने का तो रख के अचार लगाएंगे नहीं, फैक्ट्री चलाने के लिए तो लोहा ही चाहिए। अब लोहा खरीदना पड़ा था दुगने तिगने दाम में, और यूएसए का जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश कर गया। क्यों? खुद के पास ना लोहा बचा ना सोना बचा, दोनों की हालत हो गई खराब। और लोहा आया तो बहुत महंगे दाम में, सोना चला गया बहुत सस्ते में। अब इससे हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में आ गया। अब जर्मनी में क्या इन्फ्लेशन आया, क्यों आया, तो सीधी सी बात है, एग्जाम में आप बैठे पढ़ के कुछ नहीं आया, गोबर गणेश है। आप सोचे कि कोई टॉपर आदमी आगे जो बैठा वो मुझे बता देगा बेचारे का ट्रांसफर हो गया, या उसी को ऐसे क्वेश्चन पड़ गए जो खुद ना आए, तो वो आपको क्या खाक बताए। यूएसए always supported Germany because having a soft corner, as USA thought that there is injustice towards Germany because the treaty was signed, so I would support. वो उसको लगा, वो उसकी मानसिकता थी या ह्यूमैनिटी थी जो ठीक था अपनी जगह, मगर यहाँ यूएस के खुद के खाने के लाने हो गए। एज अ रिजल्ट अब जर्मनी को क्या खाक सपोर्ट दें। ये 2.5 लाख मार्क जो है ना, $1, ये तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद था। अब स्टॉक मार्केट जब गिरने के बाद 40 लाख मार्क बराबर $1 हो गया। आपको यकीन हो तो आप सर्च कर सकते हैं, आज तक ऐसे महंगाई नहीं हुई उस वक्त। 40 लाख मार्क बराबर $1 होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज एनसी बराबर अगर $1 है तो हम लोग अभी तक बाप बाप चिल्लाते हैं कि भाई हमारा नेपाल गरीब है, हमारा नेपाल गरीब है। अप्रोक्सीमेटली है, अभी डाटा पे कमेंट मत करिए कि भाई ये 110 105 ही मैं एवरेज लिया हूँ, तो ये हाल है। वो 40 लाख मार्क बराबर $1, उनके पास तो बोलने को भी शब्द ही नहीं थे, स्पीचलेस, खुशी के मारे नहीं, दुख के मारे। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जर्मनी में लगभग बेरोजगारी 95% से ऊपर जा चुकी, जीडीपी जीएनपी का कोई हाल नहीं, हाल बेहाल था, कंट्री करेंसी छापनी बंद कर दी। अब यहाँ पे राइज मिला एडोल्फ हिटलर को। एडोल्फ हिटलर अटैक ऑन, यही बताता हूँ मैं आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में, कि एडोल्फ हिटलर अटैक ऑन पार्लियामेंट, राइट सरफिया था, सन की था, पार्लियामेंट में जब अटैक किया तो उसके आदमी लोग पकड़े गए, ले जाके भून दिया उसको। अब फिर उसको जेल चलान गया, मृत्युदंड की सजा सुना दी गई, वाज गिवन डेथ पेनल्टी, बट स्टिल वो जेल से आज़ाद हो गया। क्यों? उसने एक बुक लिखा, वो बुक लिखा, उसका नाम था, जरूर पढ़िएगा, अच्छी बुक है, मेन काम्फ। इसको इंग्लिश में मिला है, इसका नाम है द स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ। अपने बात को प्रोपेगेंडा की तरह कैसे फैलाया जाए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें गलत लिखी हैं, तो आप उसको सही तरीके से अपने से जजमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो बैठ के फेसबुक पे जजमेंट करते रहिए। मैंने ये बुक पढ़ी है, काफ़ी अच्छी है, इसमें कुछ गलत है तो उसको अगर आप स्किप करें तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए, जब कि अपनी बात को कन्वे करने का ताकत है उसमें। ये बुक संसार में बिकने वाली बुक्स में से एक है आज भी, स्टिल नाउ। तो आप एक बार बुक जरूर पढ़िएगा, मेरा रिकमेंडेशन से फायदा नहीं होगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, इस बुक में इतना अपना प्रचार प्रसार किया कि लोग आजकल ट्विटर व्हाट्सएप फेसबुक से घंटा वायरल हो गए, यूट्यूब से वायरल नहीं होते जितने उस बुक से वो वायरल हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ उसको ट्विटर अगर व्हाट्सएप होते तो पता नहीं ये टिकटॉक के मुजरे वाले तो कहाँ गए मुझे तो पता ही नहीं सकता। खैर अब उसके बुक की वजह से इतना प्रेशर हुआ कि उसको पब्लिक के सामने रिलीज करना पड़ा, और वो इलेक्शन में कम्पीट करने को तैयार हो गया। क्या बात है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ हिटलर। हिटलर इलेक्शन लड़ा, जो मैंने कहा था, पहले वो लेबर पार्टी से लड़ा था, उस लेबर पार्टी को नाम कन्वर्ट करके नाजी पार्टी रख दिया, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। यहां मैं बीच में लिख देता हूं, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। अब कहेंगे इसमें नाजी तो कोई समझ में नहीं आ रहा, भाई वो अपनी जर्मन भाषा में लिखा था जिसका मतलब नाजी, इसका सिंपल मतलब यही, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। ठीक है, नाम तो कितना सभ्य है लेकिन उसका काम सभ्य नहीं थे।
ये देखने में पुरुष था लेकिन महापुरुष नहीं था, ये दानव था। अब हिटलर पावर में राइज कैसे हुआ? तो इलेक्शन कंप्लीट किया। He competed in election. He was invited by the then president of Germany, Hindenburg. Hindenburg ने इसे इनवाइट किया। Hindenburg invited him to compete in election. He competed in election and he got 40% seat in the parliament. And he was given a choice to form a coalition government and he accepted, but the condition was chancellorship. I repeat, he formed the government. He formed the government with the coalition on the condition of chancellorship to him. वो अपनी चांसलरशिप, प्रधानमंत्री भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब ये सरकार बनेगी, नहीं तो भाई नहीं बन सकती सब। अब दोबारा चुनाव कराओ, फिर से करो। अब जर्मनी की हालत ये थी, 40 लाख बराबर एक बार सॉरी $1, तो क्या था? कोई इलेक्शन लड़े भाई, चुपचाप से तुम ही ले लिया। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी हिंडनबर्ग की, जो हिस्ट्री में मानी जाती है। उसको प्रधानमंत्री दे दिया। उसके बाद तो उसने जो ताता थैया मचाया पूरे यूरोप में और जर्मनी में, उसके लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। बहुत सारी आज की जर्मन कंपनीज जो कार की है सब उसी के टाइम की है। उसने जो जर्मनी में डेवलपमेंट दिया वो मैं बता दूँ, लगभग 25% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिया, ठीक है। अब बोलेंगे नेट पे ये नहीं लिखा, ये है वो है फला है चिल्ला है। उस समय जितने कंपनीज डेवलप हुए उसका टर्नओवर रेशियो पलटा के देखिएगा, आपको अगर बारीकी से स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बोले कि नेट में तो इतनी चीज़ के बारे में नहीं दिया है, अलग अलग ये है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स नॉट द लूजर्स। हिटलर हार गया इसलिए उसकी अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाया गया। ऐसी मार्केटिंग में हिटलर खराब था, वो खराब था नो डाउट, मगर उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो स्ट्रैटेजी थी वर्ल्ड बेस्ट थी, कोई माई का लाल दूसरा कर नहीं सकता, मेरी गारंटी है। अब देखिए भाई कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके चल गया, लेकिन उसकी क्रूएलिटी बढ़ती चली गई। लेकिन ये पब्लिक को मालूम नहीं था। वंडरफुल सरप्राइज कि पब्लिक को ये मालूम नहीं था कि वो क्रूएलिटी कर क्या रहा है। वो अपनी प्रोपेगेंडास फैलाता था, लेकिन उसकी जो असली क्रूएलिटी है उसके मरने के बाद पता चली। अब मुसोलिनी आर्मी रैंक का, मुसोलिनी आर्मी रैंक में कर्नल रैंक था, एंड ही वाज अ मैथमेटिशियन एज वेल। ही वाज द सन ऑफ कॉबलर। गजब का सपोर्ट मिला। कॉबलर बोल के अपने आप को छोटा जाति, हालांकि कोई जाति छोटी बड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं एक वर्क इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बता दूँ कि उसको छोटी जाति बोलकर डिक्लेरेशन प्लस आर्मी। अब मैथमेटिशियन, बुद्धिमान तो ऐसे ही था, नेपाल के नेता जैसे पता नहीं, तो अपना बुद्धि लगाया और पार्लियामेंट पर टाइम चढ़ा के पावर को डिटेक्ट, जिसको सत्ता पलट, जिसको रॉयल कू भी बोलते हैं, सत्ता पलट कर दिया इटली की और अपने तख्त पर बैठ गया और वहां से कंट्री को कंट्रोल करना इटली को भी शुरू कर दिया। फ्रांसिस्को, अब जनरल फ्रांसिस्को ये स्पेन के जनरल थे। अब स्पेन में भी जात पात की लड़ाई चल रही थी। ये जात पात की लड़ाई पता नहीं कब खत्म होगी, खत्म नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं फिर दोनों जात को मार के खत्म करते हैं, भजिया बनाते। एज अ रिजल्ट ये जनरल फ्रांसिस्को सपोर्ट मांगा मुसोलिनी से कि भाई हमें सपोर्ट दो यार, मुझे भी डिक्टेटर बनना है यार, खाली तुम्ही लोग लड्डू खा लो क्या, मुझे भी दे दो यार, ठीक। हिटलर ने मुसोलिनी को सपोर्ट दिया एंड मुसोलिनी ने आपको जनरल फ्रांसिस्को को सपोर्ट दिया, जिस कारण से जनरल फ्रांसिस्को यूरोप में स्पेन कंट्री में अपने पावर में पूर्ण रूप से आ गया। इतना ही नहीं, जो जापान में मेजी रेस्टोरेशन हुआ, मेजी शासन का जब शुरुआत हुआ तो वो पहले बीच में खत्म हो गया, फिर दोबारा आया तो उस वक्त राजा हिरोहितो था और उसका प्रधान सेनापति यामामोटो। उस दोनों ने मिलकर जापान पे अपना कंट्रोल लिया और जापान का एक इच्छा था कि भाई एशिया में सबसे एक्सपैंडिंग या सबसे पावरफुल किंगडम बन के हम लोग आए। एज अ रिजल्ट जापान में भी इन लोग का कब्जा हो गया। अब वर्ल्ड में आप देखें तो 1 2 3 4 और ये 5 स्टालिन मिला के 5 बड़े बड़े डिक्टेटर्स हो चुके हैं और छोटे मोटे में है सब अलग 5 डिक्टेटर्स वर्ल्ड के, वो भी प्रोमिनेंट कंट्रीज में। तो भाई ये कुछ लक्षण ठीक नहीं लगे, इससे पक्का था कि वर्ल्ड वार होना था। अब प्लस इधर जापान के इन्वेजन, जापान जो था देखिए टेक्निकली बहुत ही चैलेंजेबल कंट्री था, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में था। आज भी एक जापान में भूकंप आते हैं। दूसरी बात, जापान में आपको एरियाज बहुत सारे, जापान के पास सिर्फ 2 ही रिसोर्सेज, कोल हो गया और सिल्क हो गया। तो भाई उसको रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, पावरफुल होने के लिए, तो उसके लिए वो क्या करे, तो वो अलग अलग कंट्रीज पर अटैक करना शुरू करे, क्योंकि जापान वांटेड टू बिकम ब्रिटेन ऑफ एशिया।
वो जापान जो था एशिया पे राज करना चाहता था, क्योंकि एशिया के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, एशिया सबसे बड़ी लैंड टेरिटरी। अब जापान कहते हैं धीरे धीरे एशिया में इन्वेट करने लगा, जिसमें पहला इन्वेजन उसका चाइना में हुआ। नानजिंग मैसेकर आप पढ़ सकते हैं, नानकिंग मैसेकर, ठीक, मंचूरिया मैसेकर, ऐसे करके बहुत सारी जगहों को जापान ने पूरा नेस्तनाबूद पूरा खत्म कर दिया। हमें बोलने के लिए कोई नहीं बचा। अब ऐसी क्रूएलिटी कि देखकर ये पढ़कर में रूह कांप जाए, और उसको जिसके साथ हुआ होगा वो क्या करें। और एकदम एग्रेसिवली आगे बढ़े, ऐसे ऐसे कंट्रीज को कैप्चर करें जिसके ऑलरेडी किसी और के कंट्रोल में है। तो आप भाई किसी और के इलाके में जाके ज़बरदस्ती घुसकर हमला करो और उसको अपने में मिलाओ और वहाँ के नागरिकों को एकदम बेरहमी से मार दो, तो भाई वॉर तो पक्का है ना। तो जापान एशिया में इन्वेट करते चला गया, आगे बढ़ता चला गया, और लीग ऑफ नेशन फेल हो गए। कैसे? चाइना जो आज जिसको ड्रैगन बोलते हैं, रेड ड्रैगन, ड्रैगन कंट्री एशिया का, उसको पहले मेलन कंट्री बोलते थे। तरबूज जो मना है जिधर से आया उधर से काट दो। चाइना जापान से बचने के लिए ब्रिटेन से हेल्प मांगने गया, तो ब्रिटेन उल्टा उस पर वॉर ऑलरेडी कर चुका था, जिसको ओपियम वॉर के नाम से डिस्क्राइब है, ओपियम वॉर 1, ओपियम वॉर 2। क्यों? ब्रिटेन को चरस गांजे की खेती करनी थी, जो चाइना रिसोर्सेज में बहुत अच्छा खासा अमीर कंट्री था आज भी। प्लस वो फ्रांस के पास गया, तो फ्रांस ने कुछ हेल्प नहीं की, ऊपर से उल्टा उस पर हमला कर दिया और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो लास्ट में क्या दिखा कि भाई लीग ऑफ नेशन के मेंबर जो थे सारे अपने आप में ही करप्ट थे। लास्ट में चाइना गया आपको किसके पास? यूएसएसआर के पास, सोवियत यूनियन के पास। चाइना वेंट टू यूएसएसआर, और यूएसएसआर ने कंडीशनल सपोर्ट दिया, यू हैव टू एक्सेप्ट द कम्युनिज्म। तो चाइना ने बिना कोई शर्त के सीधा कम्युनिज्म एक्सेप्ट कर लिया, जिसका फॉर्म हम लोग आज भी देखते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको बोला जाता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ही आया दोस्तों, या यही कॉज था बाद में जो चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गई। क्यों? वो डेमोक्रेसी किंगशिप में बेचारे की दुर्गति हो गई थी। तो क्या करें? तो इस चाइना को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, और उसका लीडर जो थे, जो चाइना को कम्युनिस्ट बनाए पूर्ण रूप से, माओ जेडोंग, जिसको माओवादी या माओइस्ट कहा जाता है, ठीक। अब लीग ऑफ नेशन के सारे मेंबर्स अपने स्टेटमेंट्स और अपने एक्शंस में कॉन्ट्राडिक्टरी थे। कैसे? ब्रिटेन यूज्ड टू से there should not be colonization, equality, everybody, ये वो होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन के पास सबसे बड़ी कॉलोनी थी। French have the feeling of sovereignty, equality, justice, but French people were the designer of treaty of Versailles injustice towards Germans. You can see that there is contradictory between their statements and their action, which led to the failure of League of Nations, and the League of Nations had no army as well to prevent war. Plus policy of appeasement and attack on Poland. अब ये अपीजमेंट की पॉलिसी बड़ी खराब। अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण, जबरदस्ती किसी को गलत को भी जस्टिफाई कर देने के लिए सही है। ये हिसाब से जबरदस्ती उसको इस तरीके से बोलना कि भाई तुम मत करो लेकिन तुम करो, तुम यही चाहते। जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे खाली समझा के जाके छोड़, अगला दूसरे को पीटे जा रहा है, और जो पीट रहा है एग्रेसिव पार्टी है, उसको सिर्फ आप बोल के समझा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्रेसिव पार्टी को स्ट्रिक्टली समझाना जरूरी है। बट यहाँ पे अपीजमेंट क्या कहता है? उसको अपीज करो, जैसे भी उसको मनाओ, वो जो भी करे वो सही कर रहा है, उसको फिर भी पुचकारो। तो ये देश के पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल में होता है। ब्रिटेन अपीज जर्मनी ऑन डिफरेंट फ्रंट्स बिकॉज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडॉल्फ हिटलर। एडॉल्फ हिटलर का सबसे बड़ा अपीजमेंट एक एग्जाम्पल देता हूँ, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया वाज अ कंट्री जो पहले ब्रिटेन की जर्मनी की पार्ट करता था, और बाद में अलग कंट्री बना, एंड जर्मनी उस पर अटैक करना चाहा, और ब्रिटेन ने खुले समर्थन दिया कि तुम अटैक करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। इंटरनल साइड भी किया, और चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड कर लिया जर्मनी ने, ठीक। ऐसे ही और भी प्लेसेस हैं आपको जो ऐसे इन्वेजन करते करते अपीजमेंट। तो ब्रिटेन का ये बार बार का जो अपीजमेंट था कि भाई कुछ भी करे जर्मनी, कुछ ब्रिटेन कुछ भी करेगा, या सॉरी जर्मनी कुछ भी करेगा, ब्रिटेन कुछ नहीं बोलेगा, ये जो पॉलिसी था, ये हिटलर के अंदर एग्रेसिवनेस और बढ़ा दी। भाई अब मेरा राज चल रहा है, मुझे कौन रोकेगा, मैं चाहूँ जो करूँ। इतना होते होते होता है 2 months 3 months बाद में मगरमच्छ वो हाल हो गया। अब ये जो 2 months 3 months वाला जो एडॉल्फ हिटलर था, ये मगरमच्छ बन चुका था। अब उसे लास्ट मेन एरिया चाहिए था पोलैंड, जो डेंजिंग था। आपको याद होगा सार एंड डेंजिंग, मैंने पहले भी कहीं लिखा था, सार एंड डेंजिंग।
इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जिसमें से डैंजिग सी पोर्ट जो था वो पोलैंड में पड़ता था, एंड इट वाज कॉल्ड द इंग्लिश चैनल और कॉरिडोर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन जाने के लिए मेन रास्ता पोलैंड होते जाता है, और जर्मनी ने डिमांड की भाई मुझे डैंजिग चाहिए, मुझे दो, सीधी सी बात है, एंड ब्रिटेन डिनाइड। जर्मनी साइंड वन ट्रीटी नेम्ड एज नॉन एग्रेशन पैक्ट ट्रीटी। 10 साल तक हम लोग कोई भी एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे से डेवलपमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोऑपरेशन रखेंगे, बिल्कुल उसने एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब कंट्री के साथ। बट जस्ट 1 वीक आफ्टर दैट, on 1st September 1939, Germany attacked on Poland on a blitzkrieg. blitzkrieg आपको यहाँ मिलेगा, जर्मनी के सामने भी आगे क्या बात है। ये ब्लिट्जक्रिग मतलब एक लाइटनिंग वॉर टेक्निक है जिसमें जर्मनी अपने तीनों फेज के वॉर खोल लेता था, सी, एयर, लैंड, 3 तरफा हमला कर दिया। किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। On 1st September 1939 4:45 AM, and पोलैंड छोटा सा राज्य, वो कहाँ? जर्मनी के सामने टिके, and Poland surrendered in front of Germany, and this was the mark and beginning of World War II. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया। कभी वीडियो तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक्स फॉर इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।